नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में बेरोजगारी और पलायन की खबर तो आपने खूब सुनी होगी और देखी भी होगी, लेकिन नकारात्मक खबरें जिस तरह से जितनी तेजी से फैलती है, सकारात्मक खबरें जो है उतनी ही तेज गति से दबी रह जाती है। और अब आपको आज एक सकारात्मक खबर से रूबरू करवाएंगे और यह भी बताएंगे कि जिस तरह से किसान जो है वो खेती करते हैं और खेती से कितना मुनाफा कमाते हैं। जो किसान प्राकृतिक आपदा की मार झेलते हैं और सर पर हाथ धरकर जो है बैठ जाते हैं, उनको किस तरह से प्रेरणा दिया जा सकता है। साथ ही साथ जो युवा पढ़ाई करके रोजगार नहीं ले पा रहे हैं, नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर खेती किसानी से जुड़ते हैं तो कितना मुनाफा और अपना भविष्य किस तरह से संवार सकते हैं। यह सभी जानकारी को साझा करने के लिए आज हम आपको एक किसान से बातचीत करके सुनाएंगे। और वह किसान भी अपनी नौकरी को छोड़कर ही जमीन से जुड़े हैं, जो जमीन है उससे सोना उपज कर रहे हैं, यानी कि तरह तरह की खेती करके एक अच्छा मोटा मुनाफा जो है वो कमा रहे हैं। भागलपुर के कजरैली में मौजूद हैं गुंजेश गुंजन, जो किसान है उनके गांव में मौजूद है, उनके नर्सरी में मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जैविक खेती से लेकर तमाम तरह की खेती वो करते हैं और सालाना जो है 15 से 20 लाख की आय जो है वो भी इसी खेती से जो है वो अपना खुद का करते हैं। और कई लोगों को बात किया जाए तो लगभग जो है सैकड़ों लोगों को इनके द्वारा रोजगार भी अब तक दिया गया है और कई सारे लोग इनसे प्रेरणा लेकर जो है वो जैविक खेती से जुड़े और तरह तरह की खेती करके जो है अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। गुंजेश जी हमारे साथ हैं, अभी भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। गुंजेश जी, खेती को तो आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरह बना दिए हैं कि कुछ ना कुछ नया नया आविष्कार करते जा रहे एक्चुअली है क्या कि जब हम इस प्रोफेशन में आए, हम जॉब को छोड़ के फिर इस प्रोफेशन में आए, चूंकि हम मुझे लगता है कि जैसे कि हम शायद आखिरी जनरेशन ही होते हैं। जो कि इस प्रोफेशन में आने के बाद तो मैंने थोड़ा सा बदलाव किया कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होता है, हमारे जो पिताजी जो दादाजी किया करते थे उनसे मैं थोड़ा सा हट के साइंटिफिक तरीके से, ताकि किसान जो आज जो भी बिहार में देखे तो 75 to 78% किसानी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो लोग अभी फिलहाल जो है 90% किसान मजबूरी में खेती कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपना जमीन है तो कोई चारा है नहीं। तो हम चाहते हैं कि उस चीज को ऐसा व्यवसाय बनाया जाए ताकि एक तो पलायन रुक सके, दूसरा कि हम बिहार में रह के अपने जगह रह के अपने घर में रह के कुछ ऐसा खेती में इनोवेशन करें ताकि किसान ये समझे कि नहीं भाई, हम भी अपने जगह हम आर्थिक स्थिति से मजबूत रह सके। अधिकतर लोगों से जब हम लोग बातचीत करते हैं, जब कोई पर्व त्योहार खत्म होता है उसके बाद जो लोग यहाँ से पलायन करते हैं, ट्रेनों में भीड़ नजर आती है, वो लोग बोलते हैं कि घर पे रहकर बिहार में करने लायक कुछ भी नहीं है। वैसे लोगों को क्या कहिएगा आप? कुछ प्रेरणा के तौर पे ही कह दी, क्योंकि हर लोग एक तरह के तो नहीं होते। नहीं, देखिए, कुछ लोगों में ये प्रवृत्ति होती है कि हम अपने जगह को या अपने घर को या अपने जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि बिहार की मिट्टी लगभग में हम एग्रीकल्चर फील्ड में लगभग पूरे बिहार हम विजिट कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि इतना अच्छा बिहार के इतना ना तो मिट्टी कहीं अच्छी है और ना ही इतना बढ़िया तीनों क्लाइमेट यहाँ पर है, ठंडा है, सरद है, गर्मी है। लेकिन उसके बावजूद हम अगर पीछे हैं, अब जैसे महाराष्ट्र की बात करें टेक्नोलॉजी के मामले में, पंजाब से भी वो आगे है। तो वहाँ क्या है, आप अगर वहां जाएंगे तो पता चलेगा कि पानी 300 फीट नीचे है। हमारे यहाँ तो वैसा कंडीशन अभी नहीं आया है। हमारे यहाँ तो नदियां हैं, नदियां हैं, उसके बावजूद वो हमारे से अच्छे एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन पे जा रहे हैं, फॉगर पे जा रहे हैं, मतलब इरिगेशन सिस्टम हमारे से बेहतर है उनका। तो जब हमारे से बेहतर है तो क्यों ना सब चीज साधन रहते हुए हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करें और उस चीज को यहाँ पर अपनाएं। प्रदेश हाइब्रिड में जा रहे हैं, हम जैविक में जा रहे हैं दोनों। नहीं, ठीक है, हाइब्रिड और जैविक दोनों का कंपोजिशन अगर सही रहेगा तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर सिर्फ एक चीज लेके, जैसे श्रीलंका में पूरी तरह से केमिकल को बैन कर दिया तो वहां त्रासदी आ गया, अनाज की किल्लत हो गई। तो हम वैसा नहीं चाहते हैं, तो दोनों का कंपोजिशन सेम रहे, मतलब कि आपूर्ति अगर बढ़ रही है तो फिर हम प्रोडक्शन को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस मद्देनजर जो चीजें की ऑर्गेनिक हो सकती है और ऑर्गेनिक का मार्केट है, ऑर्गेनिक हम कंज्यूम कर सकते हैं फॉर हेल्थ के लिए, तो वो हम कर सकते हैं। बाकी जो अगर कुछ ऐसा इशू आता है कि नहीं केमिकल के बगैर नहीं हो सकता, तो हम वो भी कर सकते हैं। चलिए गुंजेश जी, जो दर्शक जो किसान आपको देख रहे हैं अभी, आप बताएं अपनी जर्नी की, कब आपने शुरुआत की, किस किस चीज की खेती की और इतना ज्यादा मुनाफा अपनी ही जमीन से घर पर रहकर। एक्चुअली हम 2011 में अक्टूबर में हमने पटना में जॉब स्टार्ट किया था, वहाँ हमको जॉब मिला था। और 2012
1.5 साल हमने जॉब करने के बाद फिर हम उसको छोड़ के फिर एग्रीकल्चर फील्ड में आ गए। तो यहाँ हम जो आए तो हमारे पिताजी जो थे वो देसी सेगमेंट या एक तरह से समझाया जाए कि वो ट्रेडिशनल करते थे। लेकिन फिर हम बहुत जगह गए, वहाँ पर विजिट किए, उसके बाद कुछ ट्रेनिंग वगैरह अटेंड किए। हम एग्रीकल्चर में डिप्लोमा करने के बाद फिर इस फील्ड में जब आए तो पूरी तरह से हाइब्रिड और देसी दोनों का कॉम्बिनेशन लेके हम आए, ताकि ये लग सके कि हाँ हम जो है दोनों मार्केट कवर कर सकें, दोनों का, हाइब्रिड भी और देसी सेगमेंट वाला। कुछ ऐसे उपज को बताएं जो कि लोग सुनना चाहते हो, जो यूनिक हो, जो लोग जानते नहीं हो और उसको अच्छी तरीके से आप खेतों में जो है लगाए हो। अब जैसे हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने पपीता से, और भागलपुर के क्षेत्र में पपीता नाम मात्र का होता था, हाइब्रिड होता नहीं था। हमने हाइब्रिड को यहाँ पर लाया। उसके बाद हाइब्रिड में क्या हुआ कि इतना बढ़िया रिजल्ट हमको मिला कि वो बता नहीं सकते हैं। अभी भागलपुर एरिया में कम से कम 2,500 एकड़ में पपीता का फार्मिंग हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी था उस समय, और एक चैलेंज भी था कि हम इस चीज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अभी केबीके के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से हमारे यहाँ फील्ड विजिट होता है, तो उसमें किसान आता है, देखता है कि हाँ लोकल स्तर पे इस तरह का फार्मिंग हो सकता है। कई बार हमसे फोटो मांगा गया था विभाग, तो हम जब अपने फील्ड का फोटो दिए तो उनको यकीन नहीं हुआ था कि शायद ये महाराष्ट्र का सीन होगा। तो उन्होंने फिर प्लॉट पर आके, जब स्टार्टिंग पीरियड में, तो प्लॉट पर आके जब उन्होंने विजिट किया तो लगा कि नहीं वाकई में यहाँ हो सकता है। फिर उस चीज को बढ़ावा मिला, और अभी आज के समय में बिहार सरकार उन पर सब्सिडी भी दे रही है। एक तो पपीता से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, उसके बाद फिर हम तरबूज, जो कि जनरली तरबूज माना जाता है कि बलुई मिट्टी में होता है, और वो कॉन्सेप्ट हमने पूरा चेंज कर दिया। हम किसी भी मिट्टी में तरबूज उगा सकते हैं, और आज के समय में तरबूज अच्छा खेती हो रहा है और मुनाफे का सौदा भी है। वो तरबूज हो गया, और तीसरा आ जाता है हैंगिंग मेलन पे, जो कि मस्क मेलन, हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं था, और बिहार में हम शायद पहला हैंगिंग मेलन किए थे, और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। कहाँ से इतनी चीजें, आप इतनी जानकारी कहाँ से जुटाए? आप किसी किसान से प्रेरित हुए थे या फिर नहीं, हमारा क्या है कि हम ऑल ओवर इंडिया जहाँ कहीं भी कोई अगर फार्मर अच्छा कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उससे संपर्क करें और उनसे बात करें, और उनके यहाँ जाके हम उस चीज को देखें कि शायद हम इस चीज को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है एग्रीकल्चर। आप अगर जज्बा है तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी क्या क्या है यहाँ पे? आपके यहाँ का कौन सी चीज का पौधा तैयार कर? हमारे यहाँ अभी नेट हाउस पॉली हाउस की वेरायटी है, जो कि अर्लियर खीरा है, जो कि हमारा फरवरी फर्स्ट वीक में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अभी नर्सरी में है, और उस समय रेट भी अच्छा मिल जाता है, अगेती हो जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जुकनी नहीं होता था। हमने 7-8 साल से, तो आप देख ही रहे हैं कि हम कंटिन्यू जुकनी कर रहे हैं, जो कि आपको रेयर यहाँ मिलता है। तो वो है, पपीता का है, कुछ बैगन का है, टमाटर है, ये सब अभी है। कहते हैं कि किसान सीजनेबल फार्मिंग करते हैं, एक सीजन में फसल होता है, पैसे आ जाते हैं, उसके बाद बैठना पड़ता है लंबे समय तक। हमको तो नहीं लगता कि आपके कॉन्सेप्ट में कहीं भी किसी दिन बैठना पड़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप, पहला चीज क्या है कि एग्रीकल्चर जो है वो 2 चीज पर निर्भर करता है। एक तो आपका ज्ञान पर, और दूसरा कि समय पर। तो ज्ञान होते हुए भी अगर समय नहीं पकड़ पाए तो फिर आप पीछे हो जाएंगे, और समय अगर आपके पास नहीं है तो कितना भी ज्ञान है तो वो अपनी जगह रह जाता है। दोनों को आपको सही तालमेल मिला के चलना पड़ेगा। हमने आपका शुरुआत में मुनाफा बताया था लगभग 15 से 20 लाख, आप उसको और बढ़ा के बताना चाहेंगे जो असलियत है? नहीं, देखिए, ये एग्रीकल्चर में ये कहना कि इस साल अगर 15 लाख हुआ तो अगले साल हमारा बढ़ सकता है, हो सकता है कि घट जाए, हो सकता है कि वो 3 गुना भी चला जाए। क्योंकि ये फसल अभी, जैसे कि हम ब्रिंजल की जैसे बात किए, तो बैगन अभी थोक जो मंडी है वो अभी भी 5,000 रुपये क्विंटल है, जो कि अमूमन ये 5 साल का रिकॉर्ड है कि इतना महंगा नहीं रहता था। और जैसे हमारे पास लोबिया था, तो लोबिया अभी भी 50 रुपया किलो बिक रहा है, तो जो कि 20 रुपया 25 रुपया बिकता था। तो रेट पर निर्भर करता है कि वो अगर एक सीजन अगर अच्छा रेट चला गया, अभी पिछले 6 महीना का रिकॉर्ड देखिए, हर सब्जी का रेट इस क्षेत्र में महंगा है ज्यादा। बिहार के किसान अगर गुंजेश जी की तरह सोचने लगे तो जरूर क्रांति होगी। नहीं, ये चीज हम ये नहीं चाहते कि हमारी तरह सोचे। आप अपने नजरिए से भी देखिए, अगर ये लगे कि हाँ ये प्रॉफिटेबल है तो उसमें कुछ ना कुछ नया करने का हमेशा उसमें आप काम करिए।
चलिए, गुंजेश जी किसान हमारे साथ है, कई सारी चीजें आपने सुनी इनके द्वारा, और जो किसान केवल एक सीजन की खेती करते हैं उनके लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत है, और जो लोग जो प्रवासी कहलाते हैं, जो बिहार छोड़कर अन्य प्रदेशों में कमाने के लिए चले जाते हैं, परिवार से दूर चले जाते हैं, वैसे लोगों के पास अगर जमीन है या किसी जगह पर वो खेती किसानी कर सकते हैं, तो गुंजेश जी के द्वारा कई सारी टेक्निकल चीजें, अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में आप जाने, कई सारी चीजें ऐसी है जो देसी अंदाज में भी आप शुरुआत करके अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं, जैसा गुंजन जो है अपनी नौकरी को छोड़कर कमा रहे हैं। और आज गुंजेश जी से सरकारी मदद भी, जो सरकार के अंग है वो भी इनसे मदद लेते हैं, जैसा केवीके के द्वारा कहा, कृषि विज्ञान केंद्र ने भी इनसे कई सारी मदद ली है और इन्होंने भी उनसे मदद ली है। तो ऐसे इनका रोजगार भी आगे बढ़ रहा है और ये प्रेरणा का स्रोत भी युवाओं के लिए, किसानों के लिए बनते दिख रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।